तरह की हालत है कि शुरू नहीं किया और अभी से गर्मी की पोजीशन है, इसमें आदमी क्या पढ़ाएगा और क्या पढ़ेगा। चलो है बताए कोई? अच्छा तुम बताओगे, बता। जब परिणामी वस्तु होता है तथा वह जब कोई वस्तु गतिशील होती है तो विरामावस्था में होती है तो वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण जड़त्व कहलाता है। और जब उसका करने वाला परिणामी वस्तु। और कोई? कितने लोग न्यू एडमिशन है बाद में जो आए हैं, जो बाद में सूचना निकली थी उसके माध्यम से आप लोग आए हैं? क्या नाम है? प्रिंस। किस क्लास में थे अभी तक? किया है अभी, रिजल्ट आ गया? कहाँ पढ़ते थे? तोरन में। तुम? इंटर अभी इसी साल हुआ है? कहाँ पढ़ते थे? ओरन। दोनों ओरन वाले। तुम किस? पूरा ओरन यहीं आ गया है। तुम? बैठी रहो। हाँ अतर्रा से क्या? वही बगले में है। पानी है, रखे रहो, बाद में काम आएगा। हाँ जड़ तो बताइए क्या होता है? ये जो तुम कर रहे हो यही जड़त्व है, बताने में आलस कर रहे हो। आलस ही क्या है? आलस ही तो कहता है कि अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना है। सुबह सुबह सो रहे हैं, कोई जगा रहा है, विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं? यही क्या है? इनर्सिया। इनर्सिया क्या है? एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। और गुणों को कभी भी नापा नहीं जा सकता। तो जड़त्व तो कोई भौतिक राशि नहीं है, पहली चीज़ तो ये। जड़त्व तो क्या नहीं है? कोई भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होती है? जिन्हें मापा या नापा जा सके। तो जड़त्व तो कोई भौतिक राशि नहीं। जड़त्व तो क्या है? पदार्थ का एक गुण है। क्लियर है? अब क्या गुण है? अपनी अवस्था में परिवर्तन करने का विरोध। ये गुण है, इसको नापा नहीं जा सकता। लेकिन जितना ज़्यादा आपका क्या होगा? द्रव्यमान होगा, आपके अंदर आलस उतना ज़्यादा आएगा। ये बिल्कुल क्या है? प्रूफ बात है। और यही क्या है? जड़त्व। जड़त्व तो क्या करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतना ही ज़्यादा जड़त्व। क्लियर है? कोई प्लास्टिक की मेज होगी, उसको क्या है? रखी हुई है, उसको मूव कराना बहुत आसान है। चल गई है, रोज ऐसे है, किसी दिन बहुत कुछ हो जाएगा इसमें। बड़ी मुश्किल से तो पंखा मिला है। तो जड़त्व तो क्या है? अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध। अब जैसे मान लीजिए इस बेंच का द्रव्यमान कम होता है, क्या होता है? इसको मूव कराना आसान होता है। मूव कराना आसान मतलब ये विराम में है, इसको गति मिलाना क्या है? आसान है। लेकिन अगर भारी है बेंच तो क्या है? कठिन है। ला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ला नहीं सकते, लेकिन क्या है? कठिन है, ज़्यादा विरोध कर रही है। और जितना ज़्यादा वो विरोध करेगी उतना ज़्यादा आपको क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप बल लगाएंगे तभी क्या करेगी? वो मूव करेगी। क्लियर है? हम लोग को पढ़ना है लॉज ऑफ मोशन। और अगर आप लोग जानते होंगे तो न्यूटन का जो प्रथम नियम था लॉज ऑफ मोशन, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्सिया भी। क्या बोलते हैं उसको? लॉ ऑफ इनर्सिया, फर्स्ट लॉ। तो ये क्या है भैया? पदार्थ का गुण है। नीचे से कोई चाहे मार्कर ले आओ चाहे इंक ले आओ, तो दोनों का लगेगा। जड़त्व जो है वो समानुपाती किसके है? द्रव्यमान के। ठीक, मास जितना ज्यादा होगा इनर्सिया भी उतना ही क्या होगा? जाओ कोई चले जाओ नीचे, ऑफिस देखा है नीचे वाला, जाओ। पहले तो मार्कर मांगना, और मार्कर ना मिले तो फिर इंक ले आना। अब इसके बाद किसकी बात आती है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखने में जितना सिंपल है उतना ही क्या है? इसका यूजफुल है। इसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी।
लॉज ऑफ मोशन किसने दिए थे? न्यूटन ने। ठीक है, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में और लॉज ऑफ मोशन में, दोनों क्योंकि तीन तीन है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? अलग चीज़ है, और लॉज ऑफ मोशन क्या है? अलग चीज़ है। इक्वेशन ऑफ मोशन किसने दी थी? किसने? इक्वेशन ऑफ मोशन किसकी है? वो किसने दी है इक्वेशन ऑफ मोशंस? वही v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पता करके आना है लॉ ऑफ इनर्शिया, और यार इसका है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। किसने दिया था इसको? न्यूटन ने। क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? थोड़ा सुधार किया जा सकता है बाद वाले सेंटेंस में। फिर से बोलो, सोच के बैठी रहो, सोच के बोलो लास्ट का पार्ट। ए बॉडी इन रेस्ट रोहित, सॉरी विवेक, हाँ नहीं बताओ। हाँ मोशन नहीं, यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में, और अगर मोशन है तो उसी मोशन में, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में। मोशन तो कई तरह का हो गया ना, मान लो पहले 5 मीटर पर सेकंड चल रही थी, 10 मीटर से चलने लगी तो मोशन में तो है, लेकिन 5 से 10 में तब गई होगी जब क्या लगा होगा? फोर्स लगा होगा। तो क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? ए बॉडी इन रेस्ट रिमेन्स इन रेस्ट, और ए बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन यूनिफॉर्म मोशन until and unless an external force is applied। कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, गति में है तो एक समान चाल से किसमें रहेगी? गति में रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित कर दिया जाए। क्लियर है? अब इसके कई कॉन्सिक्वेंसेस हैं। क्या? ध्यान से देखिएगा, आपने क्या कहा? यदि F नेट बराबर क्या हो जाए? 0 के, कुल बल क्या हो जाए? बराबर 0 के। तो इसका मतलब क्या है कि जो वस्तु है उसका जो वेग है या जो उसकी चाल है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक। और अगर किसी वस्तु का वेग परिवर्तित नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसका त्वरण क्या होगा? 0। त्वरण क्या होगा उसका? 0। एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। बल अगर 0 है तो वेग क्या रहेगा? नियत रहेगा, और अगर नियत वेग है तो त्वरण क्या होगा? 0। मतलब अगर यहाँ है तो यहाँ। अब क्वेश्चंस में इसको रिवर्स में यूज करना पड़ता है कभी कभी। आपको ये कंडीशन देगा या ये कंडीशन देगा और पहुँचना होगा कहाँ? यहाँ पर। क्लियर है? अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि नियत है, तो इसका मतलब है कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा। अब यहाँ पर देखो वेक्टर लगा के जीरो करने का एक कारण है। पहली बात तो बल एक सदिश राशि है, इसका मतलब ये है कि कुल बल 0 है F नेट। ऐसा नहीं कह सकते आप कि उस वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा। उस पर बल हो सकता है 2500 लग रहे हैं, लेकिन उन 2500 का जो क्या है? रिजल्टेंट है, परिणामी है, वो क्या है? शून्य है। जैसे मान लो कोई 5 मीटर से इधर खींचे और 5 मीटर से इधर खींचे, तो हम तो रेस्ट में ही रहेंगे ना, तो क्या बल नहीं लग रहा है? लग रहा है, कुल बल नहीं लग रहा है। समझ रहे? नहीं समझ रहे हैं? जैसे एक स्टेटमेंट हम लोग देते हैं कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स वो होती है, न्यूट्रल वस्तुएं, उदासीन वस्तुएं जिनके पास कोई आवेश नहीं होता। गलत सेंटेंस है। बढ़िया सब लोग कहाँ देना चाहिए? जाओ किसी भी तो बंद कर दे रहा हूँ। अचानक से दूर कहाँ से सवार हो गया? क्या फायदा? तुम लोग बहुत बिजी लोग, उन लोगों का समय कहाँ रहता है? हाँ चलिए, कहाँ दे हम लोग? हाँ, जैसे कहा जाता है कि कोई वस्तु क्या है? उदासीन है, तो उदासीन कह देते हैं इसके पास कोई आवेश नहीं। गलत बात है, कुल आवेश नहीं, मतलब नेट चार्ज उसका क्या है? 0। चार्ज ऐसी कोई वस्तु आज तक दुनिया में नहीं बनी
चाहे वो पैदा होते समय हो चाहे वो मरते समय हो, जिसके पास क्या ना हो, चार्ज हो। छोटे छोटे पत्थर के पास, छोटे छोटे कंकड़ के पास भी क्या है, चार्ज है। तो न्यूट्रल रहने का मतलब क्या है, उसके पास नेट चार्ज क्या है, जीरो। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, भले ही उस पर फोर्स कितने भी लगे लेकिन नेट फोर्स जीरो। जैसे कोई एक यहाँ से खींचे, एक यहाँ से खींचे, जीरो हो गया। एक यहाँ से धक्का दे, एक यहाँ से धक्का दे, क्या हो गया, जीरो हो गया। तो नेट फोर्स की बात होती है क्या। स्टेटमेंट कैसे देते हैं, हालांकि हम लोग को अपने सिलेबस के हिसाब से स्टेटमेंट का मतलब नहीं है, हमें केवल क्या यूज करते हैं, फॉर्मुलेशन यूज करने हैं कैसे करते हैं। तो ये लिख लीजिए इतना, और उसके बाद 2 लाइन लिख लेते हैं इसकी, फिर आगे बात करते हैं। भैया नोट कर ले जब आ ही गए हो। क्या है इंटीरियर, क्या है एक बार आके कौन वाले नर्सिया है, नर्सिया कई जगह लिखा है, सबसे पहले वाला, उसके आगे क्या लिखा है, इंग्लिश मीडियम वाली हो ना, तो इंग्लिश लिखोगे, और इसलिए मैंने दोनों में लिखा हुआ है। जल्दी समय ना खराब करो, इसको समय नहीं रहता है। तुम लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं अपने घर, कहाँ किए हैं, कौन से कमरा नंबर में, कौन से डॉक्यूमेंट में, पहुँच गए यहाँ तक, लिखिए। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिख लो। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, a body in rest, a body in rest remains in rest, remains in rest, or a body in motion, or a body in motion remains in uniform motion, remains in uniform motion until and unless uniform motion, until and unless an external force is applied, unless an external force is applied। क्लियर है, हिंदी वाले सुन ले एक बार फिर ध्यान से। कोई वस्तु किसमें रहेगी, विराम में रहेगी, अथवा अगर गति में है तो एक समान गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगा दिया जाए। क्लियर है, बाह्य बल का मतलब समझ में है, ठीक है ना, मतलब जो कुल बाह्य बल है वो जीरो ना होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि 2 बाह्य बल लगा दिए समान परिमाण और अपोजिट डायरेक्शन में तो जीरो हो गए, ये ना हो, ठीक। अब देखिए जरा कभी कभी बेसिक बेसिक क्वेश्चन इसके ऊपर आए हुए हैं एग्जाम्स में, कोई नोट कर रहा है क्या? देखिए एक तो क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं जरा।
जरा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख लो, बोले लिखिए द मासेस move upward at constant speed v full stop. The net force on the block of mass 2m नेक्स्ट तरह के ऑप्शन नोट कर लीजिए। कह रहा है कि जो मासेस दिए हुए 3 मास है, एक ब्लॉक है इसका मास m है, इसका द्रव्यमान कितना है m, एक का द्रव्यमान कितना है 2m, एक का द्रव्यमान कितना है 3m। कह रहा है ये नियत चाल से v से कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो बीच वाला द्रव्यमान है 2m मास जो 2m है बीच में जो है उस पर कितना फोर्स लगेगा। ये mg का मतलब समझ रहे हैं ना, मिलीग्राम नहीं है इसका मतलब। क्या है बताओ। भार जो उठाया आपका बताइए जरा, निकाल कर देख कर सोच कर। जीरो रहेगा। अच्छा बताइए कितना आएगा आंसर। अगर फिर भी एक समान बढ़ रहा है और फिर बताओ भैया। लो पानी निकालो। इसी में धड़ाम हो गए तुम लोग। कैसे आया? उसको 3 घंटे पढ़ना है। बात क्यों बना नहीं? ये दे। नहीं अभी मुझे से आया पानी। हाँ बताओ भैया। हाँ 4 mg कैसे आया? पहले वाले मास का फोर्स नीचे इस पे लगेगा और ये भी दोनों एक ही डायरेक्शन में नीचे की ओर ही लगेगा, ऐड हो जाएगा। तो 4 कहाँ से आ रहा है? इसका 3 mg इसका और जिसका जो 2m है उसका क्या होगा? देखो ये बताओ, अगर ये पूरा सिस्टम जो है v वेग से ऊपर जा रहा है तो ये भी v वेग से जा रहा होगा तो v चाल से, तो ये भी किससे जा रहा होगा v चाल से, ये भी किससे जा रहा होगा v चाल से। तो ये v क्या है? कांस्टेंट बोला है क्वेश्चन में। इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब इसका एक्सीलरेशन क्या है?
जीरो। और अगर इसका एक्सीलरेशन जीरो है तो इस पर बल कितना है, फोर्स कितना है? अरे अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसी का तो क्वेश्चन पूछूंगा यार, इतना दिमाग क्यों लगाना। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट बोला उसने क्वेश्चन में। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सीलरेशन जीरो है, एक्सीलरेशन जीरो तो मतलब फोर्स भी जीरो। सही है। और चलिए देखिए 2019 का इसमें कुछ लिखने की जरूरत तो है नहीं, समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑलरेडी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए तब तक आप लोग। देखिए ए पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v, ए पार्टिकल moving with velocity v is acted by three forces as shown in the below figure। हो गया यहाँ तक। देखिए द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल ये डायग्राम बनाइए और ये चार ऑप्शन लिखिए। कोई पार्टिकल था, कोई कण था जो v वेग से गति कर रहा है, क्या उस पर 3 बल लगाए जाते हैं, और जो 3 बल कहाँ बने हुए हैं? इस त्रिभुज में बने हुए हैं। समझ रहे हैं? तो आपसे पूछ रहा है कि इन 3 बलों को लगाने के बाद उसके वेग में क्या होगा। पहला ऑप्शन है नियत रहेगा, दूसरा ऑप्शन है बढ़ जाएगा, तीसरा ऑप्शन है घट जाएगा, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चौथा भी ऑप्शन था लेकिन हम कौन लिखता करना पड़ा, तो चौथा सही नहीं है, बिल्कुल नहीं सही है। आंसर में विद एक्सप्लेनेशन।
बढ़ेगा वो तो बढ़ेगी घटेगी, नियत रहेगी। तो हिंट देता हूँ, वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पढ़ा था, सोचो जरा उसका कहीं यूज होता है क्या? ये तीनों फोर्स है, PQ फोर्स है, QR फोर्स है और PR फोर्स है। कॉपी प्रैक्टिस नहीं मिलेगा अपने भैया, ये दिमाग में होनी चाहिए। जब ट्रायंगल लॉ बताओ क्या था? वेक्टर के एडिशन का ट्रायंगल लॉ। इसमें लगाओ गड़बड़ हो गया क्या? किस तरह होना चाहिए था? कौन वाला? कोई सा भी हो। क्या है ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन? आप तरीका बताओ, क्या तरीका? ट्रायंगल लॉ बताना है। ट्रायंगल लॉ ये कहता था कि अगर कोई दो वेक्टर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स में हो, कौन से दो साइड्स? एडजेसेंट साइड, जुड़ी हुई भुजाओं में हो। किस तरह हो कि पहले के हेड से दूसरे की टेल जुड़ी गई हो, ठीक है, समझ रहे हैं? तो पहले के टेल से दूसरे वाले की हेड को मिलाने वाला जो वेक्टर होता है वो इन दोनों वेक्टर में क्या होता है? सम होता है। अगर ध्यान से देखना, मैं सेम डायग्राम बना रहा हूं। चलो मान लो P Q और ये क्या है? R, सही है। चलो जरा इसमें लगाते हैं वेक्टर एडिशन। तो याद है क्या आता था? तरीका क्या बताया था? अगर साइक्लिक ऑर्डर में घूमेंगे तो सभी का सम कितना होगा? 0 होगा। जब टेल से हेड जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, और जब हेड से टेल आते हैं तो क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तो ये क्या होता था पहले? PQ, और फिर क्या होता था? QR। देखो टेल से हेड गए पॉजिटिव लिया, टेल से हेड गए पॉजिटिव लिया, और कहाँ से कहाँ आए? हेड से टेल। तो माइनस का PR या RP इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जरा ध्यान से देखो, PQ प्लस QR और इक्वल किसके जाता था? RP के। सही है, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान से देखो, इसको शुरू करते हैं कहीं से भी, ठीक है। केवल आपको इतना देखना है, क्या देखना है? सर से टेल से हेड चलेंगे पॉजिटिव, और हेड से टेल चलेंगे तो नेगेटिव। चलिए चलते हैं। कहाँ शुरू करेंगे? पी से शुरू कर लें। शुरू करो, पहले फालतू 3 बार माइनस आएगा। ध्यान से देखना, ये तीनों फोर्स हैं। अगर मैं इसको F1, इसको F2 और इसको क्या नाम दे दूँ? जब ध्यान से देखना, यहाँ से शुरू करना, ऐसे घूमेंगे, ठीक है। चलो यहाँ से गए यहाँ, टेल से कहाँ जा रहा है? हेड। तो क्या मिला? RP प्लस का ना, फिर देखो टेल से कहाँ जा रहे हैं? हेड। तो क्या मिला? PQ। और फिर टेल से कहाँ जा रहे हैं? हेड। तो कितना मिला? जरा की वैल्यू रखो, F1 प्लस F2 प्लस F3, इसके बराबर आ गया। इसका मतलब जिस पार्टिकल की बात हो रही है उस पर नेट फोर्स कितना है? 0। 3 फोर्स लग रहे हैं, और तीनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया? 0। अगर उस पर फोर्स कितना है? 0, तो उसकी वेलोसिटी कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, इसको बना, ये नोट कर लीजिएगा कितना है यहाँ पर। इधर राइट वाला नहीं, लेफ्ट वाला। क्वेश्चन सब वही है भैया, दिमाग लगाओ थोड़ा।
डालिए, रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम। मैंने पहले ही बताया था कि वेक्टर कोई अपने आप में टॉपिक नहीं है, वेक्टर हर टॉपिक में घुसा हुआ है, हर जगह उसको यूज करना है। किससे दिखाते हैं इसको? स्मॉल p से। वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो ऊपर क्या लगा दिया? वेक्टर क्या होता है? सदिश रूप में लिखेंगे तो p बराबर क्या हो जाएगा? m v। सही है। ध्यान से देखिए, अगर दो वेक्टर बराबर हों, अगर वेक्टर a बराबर किसके हो जाए? वेक्टर b के, इसका मतलब क्या है कि दोनों का परिमाण बराबर है और दोनों की दिशा क्या है? एक समान। तो ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म के बराबर है, और इसमें वेक्टर क्वांटिटी केवल दो ही है, p वेक्टर है और v वेक्टर है। इसका मतलब जो डायरेक्शन v की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? p की। क्या लिखेंगे? p इज इन द डायरेक्शन ऑफ v। हिंदी वाले लिख सकते हैं कि जो v की दिशा होगी वही किसकी दिशा होगी? p की दिशा। भाई सदिश राशि अगर है रेखीय संवेग तो हमें उसकी दिशा मालूम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हर सदिश राशि की क्या मालूम होनी चाहिए? दिशा। तो p की दिशा क्या होती है? वही दिशा होती है जो किसकी दिशा होती है? v की दिशा होती है। p की दिशा हमेशा वही होगी तो किसकी दिशा होगी? v की दिशा। ठीक है ना? अब देखिए जरा ध्यान से, अब बात करते हैं किसकी? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। जब भी कंजर्वेशन की बात आए, किसी का भी कंजर्वेशन हो, उसका सीधे से मतलब ये है कि इनिशियल बराबर फाइनल, मतलब p इनिशियल बराबर p फाइनल। कंजर्वेशन वर्ड जहां भी आ जाए इसका मतलब ये कि जो पहले है वही कहाँ है? बाद में। ना तो उसमें कुछ नया जुड़ा है, ना उसमें से कुछ बाहर आया है। इसको ऊर्जा संरक्षण पढ़ते हैं, ना तो नष्ट कर सकते हैं, ना उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब जितनी है उतनी ही है। इधर से उधर क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। संवेग संरक्षण, उस तरह आवेश संरक्षण पढ़ा होगा, चार्ज कंजर्वेशन। ना तो उत्पन्न होता है, ना नष्ट होता है कि नहीं? क्या रहता है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित। और फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या था? आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज क्या रहता है? कंजर्व रहता है। मतलब अगर कोई सिस्टम कैसा है? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब बाहर से ना कुछ आ रहा है, अंदर से ना कुछ जा रहा है। क्लियर है? तो वह सिस्टम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। तो उसका भी चार्ज क्या रहता है? हमेशा कंजर्व। सीधी सी बात है, जब बाहर से कुछ आना नहीं है, अंदर से कुछ जाना नहीं है, तो कहाँ से कुछ बदल जाएगा? समझ रहे हैं? तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको देखो यूज कैसे करते हैं हम लोग। इसको हम लोग यूज करते हैं कोलिजन वाले कॉन्सेप्ट में। तो अभी बेसिक जो कोलिजन का कॉन्सेप्ट है मैं केवल वो बता रहा हूँ, अभी ध्यान समझिएगा, सिंपल। बाकी जो मेन है उसको तो पढ़ेंगे अगर समय मिलेगा तो। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है मास m1 की, और ये एक ऑब्जेक्ट है मास m2 की। मान लीजिए कि ये u2 वेलोसिटी चल रहा है और ये किससे चल रहा है? u1 से। अगर कंडीशन रख दी जाए कि u1 इज ग्रेटर देन u2, मतलब ये u1 क्या है? ज़्यादा है और u2 क्या है? कम है। तो अगर पीछे वाला तेज आ रहा है तो कभी ना कभी आगे वाले को क्या करेगा? टक्कर मारेगा। बोलो। टक्कर मारने के बाद मान लेते हैं कि ये जो m1 था इसका कितना हो गया वेग? v1, और जो ये m2 था इसका वेग कितना हो गया? v2। क्योंकि हम लोग जनरली हमेशा फिजिक्स में इक्वेशन में u को दिखाते हैं किससे? प्रारंभिक इनिशियल वेलोसिटी से, और v को दिखाते हैं किससे? फाइनल से। इसलिए पहले वाले केस में u1 u2 माना है और बाद वाले केस में u1 u2। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं तो वही कहानी क्या? pi बराबर pf, और p का मान था कितना? m इंटू v। तो यहाँ का देखिए संवेग, मतलब टक्कर के पहले का, कोलिजन के पहले का बराबर कोलिजन के बाद का। ठीक है ना? अब कोलिजन हम लोग अलग से पढ़ेंगे, इलास्टिक होता है, इलास्टिक, किस में क्या कंजर्व रहता है, किस में क्या नहीं रहता है। लेकिन बेसिक अप्रोच क्या कहती है कि इनिशियल बराबर फाइनल। इनिशियल का मतलब यहाँ का संवेग और फिर यहाँ का। तो यहाँ देखिए m1 u1 इसका और प्लस m2 u2, ये हो गया पहले का, और बाद का मतलब m1 v1
और प्लस m2 हीट। अब इसमें कई सारी कंडीशन देता है। कंडीशन कैसी देता है, कह देगा कि ये जो रेस्ट में थी, ठीक है, तो बताइए टक्कर के बाद इसका वेग कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन में को दिया ये 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड वेग से आ रही है। जो 2 किलोग्राम वस्तु जो विराम में है उसको क्या मार देती है, टक्कर मार देती है। बोलो, अब आपसे पूछ सकता है कि टक्कर के बाद अगर पहली वस्तु जो थी जिसे टक्कर मारी थी वो 3 मीटर पर सेकेंड से जाने लगे, तो बताइए जो वस्तु विराम में थी वो कितने से जाने लगेगी। तो तुमको सब दे दिया, समझ लगे नहीं समझ रहे, तुमको ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, इसको कह दिया विराम में है, ये भी दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये भी दिया ही था पहले से, ये पूछ लिया तुमसे। सीधे क्या लगाएंगे, इनिशियल कंजर्वेशन बराबर फाइनल, तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। क्लियर है, नोट करिए इसको। हाँ पी ही है। आगे बढ़े। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फिर आ जाता है। क्या कहता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो कर देंगे तो क्या मिलेगा, मतलब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बराबर dp/dt। कहे अंधेर कर रहे हो यार। क्या कहता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अभी 6 महीना नहीं हुए नहीं हो गया, 6 महीने हो गए, जुलाई चल रही है, काम कर लो, क्या जुलाई की काम कर लो, काम कर लो। बताइए भैया न्यूटन का द्वितीय नियम, सोने लगता है ऊपर, तो किस तरह बताते हो, समझ रहे नहीं, 2-3 मिनट सुनना जन्म ले दिया अगर बहुत मारी ध्यान दे देना, कौन मन में है बता देना है बस। हाँ नहीं मालूम है तुम्हें, तुम्हें तुम्हें बगल में नहीं मालूम तुम्हें, हाँ होता है, हाँ हाँ नहीं मालूम, थोड़ा मैं जरा कैमरा बता दूँ। नीट और IIT कोचिंग चल रही है और यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं जरा इनकी फ़ोटो देख लीजिए आप लोग।
इनमें से किसी को न्यूटन का द्वितीय नियम नहीं मालूम। जरा ध्यान से देखें इन लोगों को। इसको कोई देखता भी नहीं। अगर धोखे से कोई देख ले, ऊपर देखो, कहो हमको न्यूटन का दूसरा नियम नहीं आता। सब लोग एक साथ बोले, जल्दी बोलो भैया, बोलो लंबू, बोलो तुम बोलो। याद नहीं है? हाँ हाँ बोलो बोलो। मतलब सूत्र मालूम है तो परिभाषा बना लेनी है अपने आप, जो है चाहे अर्थ का अनर्थ हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। जो न्यूटन का क्या है सेकंड लॉ है, वो क्या कहता है कि रेखीय संवेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, बट ये ज़्यादा करेक्ट है। क्या कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, जब भी रेट ऑफ चेंज की बात करने लगे तो मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन, और अगर नहीं करना डिफ्रेंशिएशन तो टाइम से क्या करना है, डिवाइड करना है। रेट वर्ड जहाँ भी यूज़ हो जाए, जैसे पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ वर्क डन, है ना, कार्य करने की दर, तो W/T। तो रेखीय संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के। द रेट, नहीं तुमने नहीं बताया था, तुमने बताया था कि dP/dt सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बराबर होता है। ध्यान सुने, क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब रेखीय संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल की क्या होती है, समानुपाती। अब आप जानते हैं अगर प्रोपोर्शनलिटी हटानी होती है तो क्या लगाना पड़ता है, कांस्टेंट। वो कांस्टेंट होता है k, और इत्तेफाक से k की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो कितना आ गया, dP/dt। अब यहाँ से देखिए दो चीज़ें आती हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए F एक्सटर्नल P/dt और P की वैल्यू कितनी थी, mv। अब देखिए मैं आप लोगों को एक रूल बता दूं, बाय वालों को ना आता होगा, मैथ वालों को आता होगा। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, ठीक है, d/dx किसी एक फंक्शन का, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे, हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले तो पढ़े थे, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में इस तरह लिखा हो, इस तरह लिखा हो x1 इंटू x2, तो रूल ये कहता है कि पहले एक को छोड़ दीजिए और दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और फिर दूसरे को छोड़ दीजिए, पहले का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, पहला छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पहले का अवकलन। मतलब ध्यान से देखिए, d/dt m इंटू v, दो फंक्शन लिखे हुए हैं यहाँ, तो ये लगाइए जरा रूल यही वाला। देखो एक बार मैंने किसको किया, m को छोड़ दिया और dv/dt कर दिया, दूसरी बार मैंने v को छोड़ दिया और dm/, क्या कर दिया, क्लियर है, जरा ध्यान समझिएगा। ये टर्म क्या बता रहा है, समय के सापेक्ष द्रव्यमान में परिवर्तन की दर, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, सही है, टाइम के रिस्पेक्ट में मास किस तरह बदल रहा है। अगर जनरली आप जानते हैं मास चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, क्लियर है, तो अभी खड़े हो दौड़ने लगोगे तो मास क्या रहेगा, वही रहेगा। तो जब ये चेंज नहीं होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। आप जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, आपने लाया था, ये नाम का मतलब कितना होता है, जीरो। m क्या है, कांस्टेंट, तो ये टर्म क्या हो गया, जीरो, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, खत्म। तो यहाँ केवल क्या बचा, लिख लेंगे क्या, इफ m इज कांस्टेंट, तो f एक्सटर्नल इज इक्वल टू m dv/dt, और dv/dt क्या है, एक्सेलरेशन, बराबर ma। ये फॉर्मूला तभी और तभी वैलिड है जब मास क्या हो, कांस्टेंट हो। जब मास क्या हो, कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो ये f बराबर ma फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो बात आती है, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जहां पर ये चीज ना होती। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो रॉकेट है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, किस प्रिंसिपल से उड़ता है। उसमें दो ऑप्शन मिलते हैं हमेशा, एक न्यूटन थर्ड लॉ,
ऑप्शन रहेगा न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, फिर तीसरा ऑप्शन रहेगा बोथ, और चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। थर्ड लॉ सबको मालूम होगा, इधर से दिया तो उसने नहीं दिया, और क्रिया की प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन है ना। क्या होता है थर्ड लॉ, और उसकी थ्योरी क्या है कि जब उससे गैस निकलती है जो प्रेशर जनरेट होता है, तो प्रेशर क्या करता है, उसको नीचे की तरफ पुश करता है, तो वो उसको कहाँ की तरफ पुश करते हैं, ऊपर की तरफ, तो रॉकेट कहाँ जाता है ऊपर। लेकिन ये अधूरी बात है, ये क्या है अधूरी बात है। अधूरी बात इसलिए है क्योंकि ठीक है, मान लो जब तक जो उसका प्रेशर निकल रहा है, गैसेस का जो निकल रहा है प्रेशर, वो जब तक अर्थ के कांटेक्ट में है तब तक तो उसको रिपल्सन का फोर्स मिल रहा है। अब मान लो रॉकेट थोड़ा ऊपर चली गई, देखा होगा में देखा होगा, रॉकेट जब ऊपर चली जाती है तो वो सब निकलना बंद हो जाता है धीरे धीरे सिस्टम। अब आसमान में रॉकेट की जमीन थोड़ा ना उसकी एयर का प्रेशर बन रहा होगा, तब फिर कैसे बोल रही है रॉकेट। दो चीजें काम करती है, अगर आपने रॉकेट का सिद्धांत पढ़ा होगा आपको फर्स्ट ईयर में, वहां पर ये वाली फिनोमेना काम करती है। देखो इसका मतलब कुल मिला के समझना, तुमने पढ़ा है विमा, ठीक है ना, विमा में तुमने पढ़ा है केवल वही राशियां जुड़ या घट सकती हैं, वही क्वांटिटी जुड़ेंगी या घटेंगी जो सेम है कि नहीं। याद करो, इसको आलू मानते थे तो ये भी क्या हो जाता था आलू, और आलू में आलू जुड़ के क्या हो जाता था आलू। इसका मतलब ये है कि अगर ये एफ है तो ये पूरा भी क्या होना चाहिए एफ, और ये पूरा भी क्या होना चाहिए। अरे जब एफ में जुड़ेगा तभी ना एफ मिलेगा। तो फोर्स आने के दो कारण हो सकते हैं, या तो वेलोसिटी में चेंज होने लगे यानी कि एक्सेलरेशन आ जाए, और या किस में चेंज होने लगे, मास में चेंज होने लगे। तो इस वाले चेंज की वजह से भी क्या आएगा फोर्स आएगा, और इस वाले चेंज की वजह से भी क्या आएगा फोर्स आएगा। रॉकेट में जो कंबस्टन होते हैं वो जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता जाता है वो कंबस्टन बाहर निकलते जाते हैं, उसका मास क्या हो जाता है कम होता जाता है, जैसे उसका मास कम होता जाता है उसको क्या मिलता रहता है फोर्स मिलता रहता है। तो सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, स्टार्टिंग का जो एक्शन है वो किसका है थर्ड लॉ का, और एक बार जैसे रॉकेट टेक ऑफ किया तो फिर किसका एक्शन है सेकंड लॉ का। क्लियर है, रॉकेट के सिद्धांत में F बराबर ma गलत है, ठीक है। रॉकेट किस पर काम करता है, इस पर काम करता है, क्लियर है। वहां पर F बराबर आप ma नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि रॉकेट का जो द्रव्यमान है वो लगातार क्या होता है बदलता रहता है। कई सारे पार्ट में कंबस्टन होते हैं जो धीरे धीरे अलग होते जाते हैं, जब अलग होते जाते हैं तो उसका वेट क्या होता जाता है, मास क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। इसकी वजह से रॉकेट कहाँ जाता रहता है, बात समझ रहे हैं। तो अगर F क्या होगा, m क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो F इज इक्वल टू क्या जाएगा इसमें। हम लोग डेली लाइफ में जो काम करते हैं उसमें सब में m क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम लोग रटे रहते हैं बराबर m बराबर, और m बराबर m कहाँ वैलिड नहीं है, इलेक्ट्रॉन के केस में वैलिड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसको फॉलो करता है, रिलेटिविटी को फॉलो करता है। क्लियर है, रिलेटिविटी क्या कहती है कि जो m का फॉर्मूला है वो ये होता है, मतलब जो मास है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है तो मास भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, समझ रहे हैं। और जब आपकी वेलोसिटी कितनी बढ़ के पहुंच जाएगी लगभग c के आसपास, समझ रहे हैं, या c हो जाएगी तो मास कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। देखो v बराबर c रखो तो इससे कट जाएगा 1 आएगा, 1 माइनस 1 0, और 0 से भाग देते हैं तो क्या मिलता है इनफाइनाइट। ये रिश्ते में ये भी सीख मिलती है कि सुबह सुबह दौड़ना भागना नहीं चाहिए, दौड़ने भागने से मास क्या होगा बढ़ेगा, जितना तेज भागेंगे उतना मास बढ़ेगा। और एक फॉर्मूला और होता है, इस फॉर्मूले में जो m नॉट है वो है आपका रेस्ट मास, मतलब जैसे आप खड़े हैं तो आपका मास नाप दिया गया इतना है, और जो ये m है ये है इसको बोलते हैं मूविंग मास, गतिक द्रव्यमान। जब आप गति में तब नापा गया तो क्या है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जितना तेज आप चलेंगे v क्या है आपकी स्पीड, और c क्या है स्पीड ऑफ लाइट, जितना तेज आप चलेंगे आपका द्रव्यमान उतना बढ़ेगा। इसमें आप चाहें तो एग्जाम्पल रख करके देख सकते हैं, आ रहे हैं वहाँ भी आ रहे हैं। और दूसरा फार्मूला ये है, इस फार्मूले के हिसाब से अगर आप इतना तेज भागे कि भागते भागते c के बराबर भागने लगे तो आपकी लेंथ क्या हो जाएगी, 0। जब इमेजिन कर लो, एक फार्मूला कह रहा है कि तेज भागेंगे तो मास इनफाइनाइट हो जाएगा और लेंथ 0 हो जाएगा, मतलब ऐसी वस्तु जिसका द्रव्यमान क्या हो चुका होगा, अनंत हो चुका होगा, क्या उसकी लंबाई शून्य हो सकती है। अरे अनंत द्रव्यमान का बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो ये फॉर्मूले हम लोग को क्यों ऑब्जर्व नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग की जो स्पीड है वो इसकी कंपेयर बहुत छोटी है, तो हम लोग c की कंपेयर में v को क्या मान लेते हैं 0, और जैसे तुम उसको 0 मानोगे तो ये टर्म खत्म, ये टर्म खत्म, m बराबर क्या आ जाएगा, इसको बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और
अब इसको क्या बोलते हैं, ये तो खैर मास वाला हो गया। एक होता है टाइम डायलेशन, बहुत फेमस कहानियाँ हैं टाइम डायलेशन की। स्पेस में घूम के आए और चले उसकी उम्र 60 साल हुई, यहाँ आदमी की उम्र 50 साल हो गई, तो वो लौट के आया। जब स्पेस में आदमी ट्रेवल करता है तो जो वहाँ का टाइम है वो क्या रहता है, स्लो हो जाता है। उसने 7 साल बिताया, लौट के आया तो यहाँ जो है अब चलेगी, समझ रहे हो क्या, समझो है ना। 5 साल बिता के आया, यहाँ कितने हो गए, 50 हो गए, ठीक है। ये सिस्टम रहता है। खैर, तो मैं ये बता रहा था कि F बराबर ma ना याद किया करें आप लोग, हमेशा ये याद किया करें dp/dt। अब इसके बाद जो कंडीशन होगी वो देखा जाएगा। अच्छा, सामान्य सूत्रों में ये भी लग जाता है, F बराबर डेल्टा p/डेल्टा t, ठीक है। सेम वही कहानी है, एक इंस्टेंटेनियस वाली और एक एवरेज टाइप वाली। जब इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, डेल्टा का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, क्लियर है। अभी नोट ना करो, रुक जाओ जरा, कहाँ से बता रहे बताओ, कहाँ से, इधर उधर किधर से आ गया, बहुत जल्दी आ गया। हाँ देखिए उस फॉर्मूले को देखो जरा, सिंस F एक्सटर्नल, मैं केवल F लिख रहा हूँ, आप समझ जाइए कि बात एक्सटर्नल की हो रही है। dp क्या है, dt। अगर dt को यहाँ मल्टीप्लाई करा दें तो क्या इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी, क्या बोलो, बन जाएगी। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें, कर सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए टाइम क्या है, t1 से t2, जब टाइम t1 था तब मान लीजिए मोमेंटम क्या था, p1, और जब टाइम t2 हो गया तो मोमेंटम क्या हो गया, p2। तो जरा ध्यान से देखो, F कांस्टेंट बाहर निकला, अंदर बचा t1 से t2 dt, और यहाँ पर एक साथ कर लेंगे t1 से t2 dt। dx का इंटीग्रेशन, dx का x, dy का y, dz का तो dt का, और फिर क्या लगाते हैं लिमिट, t1 से t2, dt का t, p1 से p2, तो ये आ गया f t2 माइनस t1, और ये आ गया p2 माइनस p1, तो ये हो गया f इंटू डेल्टा t, और ये हो गया डेल्टा t। एक फॉर्मूला ये भी याद रखिएगा, इसका संवेग में परिवर्तन का। संवेग में परिवर्तन क्या है, ठीक है, अगर ध्यान समझना, इसको बोलते हैं आवेग। क्या बोलते हैं इसको, आवेग, आई, इम्पल्स। तो यहाँ से क्या सिद्ध होता है कि जो आई होता है वो डेल्टा पी की क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपको कुछ ऐसा दिखे कि आप मोमेंटम के चेंज निकाल सकते हैं, पूछ लेगा क्या आवेग, समझ नहीं समझ रहे। अब तुम आवेग का सूत्र रटे हो, बल उड़े समय, बल उड़े समय, बल उड़े समय, ठीक है, लेकिन कहानी कहाँ से निकलेगी, डेल्टा पी से। क्लियर है कि नहीं। तो क्या है, जो इम्पल्स है आपका आवेग है वो क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। क्लियर है। नोट करो इसको, एक कॉन्सेप्ट ऊपर का और रह गया। गर्मी में एफिशिएंसी जो है जानते हो, नहीं जानते हो, दक्षता नहीं जानते हो, क्षमता, हाँ मान सकते हैं, हो जाती है आधी। दक्षता नहीं जानते हो, कहे कार्बन इंजन नहीं पढ़ा, मैं कौन ज़्यादा नहीं जानते हैं एफिशिएंसी, 11 पढ़ा है कार्बन इंजन, क्या थी कार्बन की प्रमेय, उसका इंजन पढ़ा होगा, कार्बन इंजन पढ़ा होगा। कार्बन प्रमेय क्या थी, कोई भी इंजन हमारे इंजन ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता, अच्छा इन द सेंस एफिशिएंसी हम ज़्यादा नहीं हो सकती। मैं अपना इस्तीफा देने वाला हूँ मगर ये तो जल्दी नहीं सुधार रहे हैं, ऐसे लोग प्राण नहीं ले जा रहे हैं, सबसे बिल्कुल बेहोशी हालत आने वाली है। जो कूलर ही लगा दे, चला रहे हैं, कोचिंग के बाद आना लगता है।
फिर हम ही लोग पूरे तो लगवाते हैं, आएगा मैं चला लिया करेगा और चले जाएगा, कभी हालत गर्मी में जल्दी मत करो। कल सब लोग जो है उसी में करिएगा फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाता है थोड़ा बहुत, और रूट ढाल लीजिएगा, किताब वगैरह की नोट्स वगैरह FDD मुक्त पिंडारे याद है, इस चैप्टर में वही है मेन FDD। देखिए सिंस F इज इक्वल टू dp बाई dt, तो dp इज इक्वल टू F dt। क्लियर है? पर ध्यान समझिएगा, अगर कभी ft ग्राफ मिल जाए, कौन सा ग्राफ मिल जाए? ft मतलब फोर्स और टाइम का ग्राफ मिल जाए, यहाँ F मिल जाए और यहाँ क्या मिल जाए? t मिल जाए। क्लियर है? समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब जैसे मान लो किसी भी तरीके का ग्राफ है, मान लो सपोज दैट ये ग्राफ है, ठीक, कुछ भी हो सकता है ये ग्राफ, इसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ध्यान से देखिए, आपको यहाँ ग्राफ दिया है, इस तरह दिया होगा क्या, ये T1 हो गया और ये क्या हो गया T2, मतलब कुछ वैल्यू दी होगी। ग्राफ वाले क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, कुछ यहाँ पे टाइम की वैल्यू देगा और कुछ यहाँ पे किसकी वैल्यू देगा, फोर्स की वैल्यू देगा। और आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा चेंज इन मोमेंटम बताओ, या जैसे चेंज इन मोमेंटम, और या आपको मास दे के क्या पूछ लेगा, वेलोसिटी पूछ लेगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये है फॉर्मूला, ft ग्राफ का जो क्या होगा, एरिया होगा। ft ग्राफ का जो क्या होगा, एरिया, वो चेंज इन किसके बराबर होगा, मोमेंटम। किसके बराबर होगा, मोमेंटम। इस फॉर्मूले से भी पा सकते हैं, ये जो फॉर्मूला लिखा है डेल्टा p इज इक्वल टू f इंटू डेल्टा t। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ ft ग्राफ गिव्स वैल्यू ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है ग्राफ देके कि चेंज इन मोमेंटम बताइए, तो एरिया निकाल लीजिए। एरिया निकालना आपको कई बार बताया है। इसको यहाँ से त्रिभुज मान लीजिए, इसको यहाँ का त्रिभुज मान लीजिए, या क्या बन गया, वर्ग या आयत, तीनों का क्या निकाल के जोड़ दीजिए, क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिए। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अपडेट कैसे करेगा, आप पूछ लेगा कि बताइए उसमें वेग में कितना परिवर्तन होगा, वेलोसिटी में, द्रव्यमान अगर उसको इतना हो, तो तुमने डेल्टा पी निकाल लिया। तो डेल्टा पी क्या होगा, m इंटू डेल्टा वी। एल तुमको दिया है, डेल्टा पी ग्राफ से निकल आएगा, क्या निकाल लोगे, डेल्टा वी। या और तो आगे बढ़ाएगा तो कह देगा प्रारंभिक वेग कितना, अंतिम कितना होगा। तो डेल्टा वी निकाल लिया, डेल्टा वी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल तुमको दिया है, फाइनल निकाल लो। समझ रहे हैं? ft ग्राफ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन सीधा सीधा चेंज इन मोमेंटम बताइए, यह है। अब देखो चेंज इन मोमेंटम पूछ के तुमसे क्या पूछ सकता है, इम्पल्स भी पूछ सकता है। जो चेंज इन मोमेंटम वही क्या है, इम्पल्स है, आवेश। और क्या पूछ सकता है, चेंज इन वेलोसिटी पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है, कोई इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी पूछ सकता है। इतनी बातें हो सकती है किसमें, ft ग्राफ में। ठीक है, बना लो इसको भी।
ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं। केमिस्ट्री के एक नए सर आए हैं।